अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। हिस्ट्री की क्लास हम कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने ऋग्वैदिक काल को डिस्कस किया था। ओवरऑल हम वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था अध्ययन की दृष्टि से या पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से पूरी वैदिक संस्कृति को हम दो भागों में बांटते हैं। एक आपका ऋग्वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद लिखा गया था और आपका उत्तर वैदिक काल जो है इसका दूसरा पार्ट जिसमें बाकी के जो 3 वेद थे वो लिखे गए थे। इस तरीके से दो भागों में इसका हम डिवाइडेशन करके इसको पढ़ रहे थे। ऋग्वैदिक काल को आप पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और यह वैदिक संस्कृति की दूसरी क्लास है जिसमें हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बिल्कुल कंप्लीट अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपको यूपीट्रिपलसी पैट 2022 आगामी यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा है, इसके साथ साथ में जितनी भी एक दिवसीय परीक्षा होती हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के लिए फ्री इनिशिएटिव के रूप में जीके जीएस की जितनी भी क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। कोर्स बिल्कुल चैप्टर वाइज चल रहा है, कहीं से भी कुछ बीच कूच में से लेकर के कोई भी उल जलूल चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं बताई जा रही हैं। बिल्कुल एक फॉर्म में, एक अच्छे वे में सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट करी जा रही हैं जिसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। और क्लासेस के साथ साथ में जो भी स्टडी मटेरियल अपना रहता है, जो भी कंटेंट रहता है या नोट्स जिसको हम कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम उत्तर वैदिक काल के बारे में। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो वैदिक संस्कृति थी, इसको जैसे हमने जब भी इसका हम अध्ययन करते हैं, जिसको भी हम पढ़ते हैं, तो हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल का सोर्स क्या था, ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है। तो जब भी हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं या ऋग्वेद में जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जितने भी इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ से प्राप्त होती है, उसी के आधार पर हम ऋग्वैदिक काल की जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था जो भी है, उसके बारे में जो पूरी इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो ऋग्वेद है। और उसी के नाम के आधार पर इस पूरे कालखंड का नाम क्या रखा गया है, ऋग्वैदिक काल रखा गया है। इसके बाद में बाकी के जो 3 वेद हैं, जैसे 4 वेदों के नाम आपने सुने होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो था वो ऋग्वैदिक काल में लिखा गया था, उसी के आधार पर उसका निर्धारण किया गया है। अब उत्तर वैदिक काल का जो सोर्स है, उत्तर वैदिक काल की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है। यहाँ पर आपको सामवेद के बारे में पढ़ने को मिलेगा, अथर्ववेद के बारे में पढ़ने को मिलेगा, यजुर्वेद के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इनके साथ साथ 3 वेदों की तो बात हम कर ही रहे हैं, तो सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद हो गया आपका। इसके अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, आर्यंडक हैं, ये भी उत्तर वैदिक काल की साहित्य के रूप में जाने जाते हैं या उत्तर वैदिक काल की रचनाओं के रूप में जाने जाते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल की जानकारी जहाँ से हमको प्राप्त होती है या उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो हमारा सोर्स है वो क्या है, तो यही सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल का जो समय अवधि है या इसका कहें कि इसका एक टाइम पीरियड है, वो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच में माना जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जैसे आपने देखा था ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो केंद्र था, जहाँ पर आर्यों मुख्य रूप से रहते थे, निवास करते, तो वो सिंध, पंजाब और सिंध का जो क्षेत्र है वहाँ पर इनकी जो है प्रेजेंस उस टाइम पर बताई जाती है। तो जैसे ही हम ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की तरफ अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें आर्यों का जो निवास था उसके बारे में चेंज देखने को मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो केंद्र हो जाता है वो गंगा यमुना के बीच का जो दोआब क्षेत्र है वो आर्यों का प्रमुख सेंटर हो जाता है। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में एक राजनीतिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था आर्यों का, किस तरीके से गांव होते थे, गांव किस में बटे होते थे, जन का निर्माण कैसे होता था, कबीले क्या होते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो जन शब्द जो आया था, ठीक है, राजा जिसका मालिक होता था या राजा जिसका स्वामी होता था, जन, तो जन जो हैं इस उत्तर वैदिक काल में जब हम बढ़ते हैं तो कबीलों का विलय प्रारंभ हो जाता है। और जो जन थे जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात करी थी, वो जन जो है वो क्या बनने लग जाते हैं, जनपद बनने लग जाते हैं। जन किस में फॉर्म होने लग जाते हैं, जनपद के रूप में फॉर्म होने लग जाते हैं। तो जैसे उत्तर वैदिक काल के बाद का जो समय है जिसको हम आगे चल करके पढ़ेंगे, महाजनपद काल, तो वहाँ आपने देखा होगा महाजनपद काल, उस काल का नाम महाजनपद काल क्यों पड़ा कि जो कबीले थे, कबीलों धीरे धीरे कबीलों में जो थोड़ा सा कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो जन बने।
जन से क्या बने, जनपद बने, और जनपदों से आगे चल करके क्या बने, महाजनपद बने। जैसे 16 महाजनपदों के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम आगे किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि जो छोटे छोटे जन थे वो मिलकर के क्या बन गए, जनपद बन गए। ठीक है, शासन का जो आधार था, किस आधार पर शासन चलाया जाता था, तो एक राजतंत्र की प्रणाली यहाँ से विकसित होती हुई दिखाई देती है हमको उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, जो शासन की प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक यहाँ से देखने को मिलती है। बाहर बारिश हो रही है तो हो सकता है आपको वॉइस में थोड़ी सी क्लैरिटी ना आए, वॉइस में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़, जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है, एक मोबाइल है और इस ट्राइपॉड पर लगा हुआ है, और ये एक प्लाई है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये वाइट बोर्ड नहीं है, ये प्लाई है, जिसको सिंपली किसी गेट वगैरह पे लगाया जाता है। वो मैंने इस पर कह सकते हैं वायर क्लिप होती है, उसकी मदद से मैंने इस पर ठोक रखा है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है, तो आवाज़ का थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो उसको प्लीज़ नेगलेक्ट करिएगा। तो छोटे छोटे जन मिलाकर जनपद बने। शासन का आधार जो था, शासन किस आधार पर चलाया जाने लगा, शासन राजतंत्रात्मक पद्धति पर चलाया जाने लगा। राजा के ऊपर जैसे आपने देखा था, देखो कंपैरिजन करते हुए एक अध्ययन करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आती हैं, क्योंकि हम वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की जो दोनों की परिस्थितियां थी, कंडीशन थी, अगर उनका हम अध्ययन करते हुए, उनका कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे तो चीज़ें हमको कहीं ना कहीं समझने में आसानी बनी रहेगी। तो राजा के ऊपर जो कंट्रोल रहता था, आपने देखा था ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति, ये जो दो संस्थाएं थीं, इनका कंट्रोल रहता था राजा के ऊपर। राजा कोई भी डिसीजन लेता था तो सभा और समिति का जो है उसमें डिस्कशन होता था, और वो डिसाइड करती थी राजा कोई डिसीजन लेगा कि नहीं लेगा। तो एक तरह से नियंत्रण था सभा और समिति का ऋग्वैदिक काल में। तो जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल से, तो सभा और समिति का जो कंट्रोल है, ठीक है, सभा और समिति का जो कंट्रोल है वो राजा के ऊपर समाप्त होता चला जाता है। ठीक है, अब राजा यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्री महसूस करता है अपने को। राजा जो है निर्णय लेने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र होता हुआ दिखाई देता है, और राजा का जो पद होता था सर, वो क्या होने लग जाता है, वंशानुगत बनने लग जाता है। जैसा कि आपने देखा है एंशिएंट टाइम में कि राजा होता था, राजा का बेटा राजकुमार, और आगे चल के राजा के बाद में वही राजकुमार जो उसका बेटा होता था वही आगे चल करके उस राज्य का राजा बनता था। तो जो पद था राजा का, क्योंकि उस पर कंट्रोल पावर जो थी सभा और समिति की, कंट्रोल करने की जो पावर थी वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है, और राजा पावरफुल होता चला जाता है, और आगे चल करके जो राजा का पद होता है वो वंशानुगत होता हुआ चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस काल में क्या होता है, जो राजा होते थे, एक विशेष क्षेत्र के जो राजा हुआ करते थे या शासक हुआ करते थे, वो अलग अलग प्रकार की उपाधियां धारण करते थे। इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम एक दिवसीय परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता था, जैसे 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो हर एक दक्षिण जैसे चारों दिशाएं, तो चारों दिशाओं में शासन करने वाले जो भी शासक होते थे वो अलग अलग तरह की उपाधियाँ धारण करते थे। और जनरली यहाँ पर एक टर्म हम यूज कर सकते हैं, एकराट। जो राजा चारों दिशाओं को जीत लेता था, चारों दिशाओं के राजाओं को हरा देता था, उन पर क्या अपना अधिकार जमा लेता था, तो वो क्या उपाधि धारण करता था, वो एक राट की उपाधि धारण करता था। जो राजा चारों दिशाओं के राजाओं को हरा देता था वह एक राट की उपाधि धारण करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्याभिषेक जब राजा का होता था, ठीक है, जब भी किसी राजा का राज्याभिषेक होता था तो राज्याभिषेक होने के बाद में 12 उच्चाधिकारी होते थे राजा के उसमें राज्य में, 12 ऊंचे पद के अधिकारी, जैसे हम कह सकते हैं हाई पोस्ट पर बैठे हुए, उसके जो मंत्री वगैरह या कुछ भी होते होंगे, तो 12 ऊंचे पदों पर बैठे हुए अधिकारी होते थे। राज्य अभिषेक के बाद में राजा क्या करता था, उन 12 उच्चाधिकारियों का उसको समर्थन होना आवश्यक था। ठीक है, वो 12 उच्चाधिकारी जो होते थे वो राजा को अपना सपोर्ट देते थे, समर्थन देते थे कि आप राजा बने हैं, आपको हम अपना क्या देते हैं, समर्थन कहते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि जो 12 उच्चाधिकारी होते थे उत्तर वैदिक काल में, जो राजा को सपोर्ट करते थे, राजा का समर्थन करते थे, उन 12 अधिकारियों को सम्मिलित रूप से किस नाम से पुकारा जाता था, तो वो उन्हें रत्निन कहा जाता था। ठीक है, जो 12 उच्चाधिकारी हुआ करते थे जो राजा को सपोर्ट करते थे, उनको हम क्या कहते थे, रत्निन कहते थे। विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन इस काल में देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में, जैसे राजसूय यज्ञ हो गया, वाजपेय यज्ञ हो गया, अग्निष्टोम यज्ञ हो गया, और आपका अश्वमेघ यज्ञ हो गया। ये 4 तरह के यज्ञों का वर्णन उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है। अब इनका मतलब समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा। राजसूय यज्ञ जो होता था वो जनरली कब होता था, जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता था। ठीक है, राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ कहा जाता था। वाजपेय यज्ञ जो होता था, ये एक कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा वैदिक संस्कृति
में जो जनरली लोगों के मनोरंजन का तरीका था वह आउटडोर गेम्स थे। रथ दौड़, रथों की दौड़ होती थी, घुड़दौड़ होती थी, आखेट होता था। इस तरह से जो आउटडोर गेम्स थे यही इनके मनोरंजन का साधन थे। तो जब भी रथ दौड़ का आयोजन होता था, ठीक है, रथ दौड़ का आयोजन जब भी किया जाता था तो उससे पहले वाजपेय यज्ञ किया जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ ये क्या होता था, जो अग्नि को एक देवता की तरह पूजा जाता था और अग्नि के समक्ष क्या दी जाती थी, किसी भी पशु की बलि दी जाती थी। तो जनरली इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अग्निष्टोम यज्ञ का मतलब क्या है, अग्नि के समक्ष किसी पशु की बलि देना। तो उस टाइम पर ये अग्निष्टोम यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है एक तरह से पावर शो करने के लिए किया जाता है। राजा अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए, राजा अपनी पावर शो करने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करता था। जैसे जनरली आपने रामायण वगैरह देखी होगी, टीवी सीरियल देखा होगा या उसकी कहानी पढ़ी होगी या रामायण को पढ़ा होगा, तो आपने देखा श्री रामचंद्र जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ में जनरली क्या होता था, एक घोड़ा था, जिसके घोड़ा होता था और उसके गले में एक पट्टा बांध करके उसको छोड़ दिया जाता था और वो जिस जिस राज्य से होकर के घोड़ा निकलता था, अगर किसी राजा के द्वारा उस घोड़े को रोका जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब था कि वह राजा उस राजा को चुनौती दे रहा है जो कि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। तो वो अगर घोड़े को रोकता था तो उसको उससे युद्ध करना होता था। अगर किसी राज्य से घोड़ा निकल गया और किसी भी राजा के द्वारा उसको बिल्कुल भी रोका नहीं गया तो इसका मतलब है कि वो सारे जो राजा हैं वो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और उसके प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये होता था आपका अश्वमेध यज्ञ। इसके बाद में थोड़ा सा सामाजिक व्यवस्था। वैसे तो जनरली जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जैसे अगर हम सिविल सर्विसेज या पीसीएस परीक्षा की तैयारी करते हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें और डिटेल में ले जाना पड़ता है। और वहाँ पर इनकी जो सोशलिस्टिक जो सिस्टम था, सामाजिक व्यवस्था थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक जो आपका स्ट्रक्चर होता है, आर्थिक व्यवस्था होती है, इसके अलावा धार्मिक जीवन कैसा था, इसके बारे में अलग अलग से हमको पढ़ना पड़ता है। लेकिन जनरली हम एक दिवसीय परीक्षाओं में इनसे जुड़े हुए फैक्ट ही पूछे जाते हैं। फिर भी जो कॉमन जानकारी है जहाँ से हमको होनी चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कम शब्दों में आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो सामाजिक व्यवस्था को देखें तो 4 वर्ण अस्तित्व में आते हैं उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब जैसे आपने ऋग्वैदिक काल में देखा होगा, तो कंपेयरिंग करता चल रहा हूँ मैं दोनों चीज़ों की आपस में। ऋग्वैदिक काल में आपने देखा होगा, ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण होते थे, ठीक है, समाज जिन वर्णों में बटा होता था तो वो किसके आधार पर होते थे, कर्म के आधार पर होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ें बदल जाती हैं। ये जन्म से जो है वर्णों का निर्धारण होने लग जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों के वर्चस्व में यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन स्टार्ट हो जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे अब शादी ब्याह होते हैं, विवाह होते हैं, तो जनरली क्या देखा जाता है, हिंदू धर्म में गोत्र व्यवस्था देखी जाती है और दूसरे गोत्र में विवाह करने की परंपरा जो है वो काफ़ी समय से चली आ रही है। तो एक प्रश्न आता है कि गोत्र व्यवस्था का जो वर्णन मिलता है या गोत्र व्यवस्था के बारे में पता चलता है वो कहाँ या किस वेद में सबसे पहले बताया गया था। तो गोत्र व्यवस्था के बारे में अथर्ववेद से सर्वप्रथम जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो 4 वर्ण हमने देख लिए। यहाँ पे ब्राह्मणों के यहाँ पर वर्चस्व में वृद्धि होती है क्योंकि जन्म से जो है जन्मजात वर्ण व्यवस्था हो गई थी। तो आप जानते हैं कि ब्राह्मण जो है वो राजपुरोहित होते थे या कह सकते हैं पूजा पाठ के काम होते थे, धर्म से संबंधित जुड़े हुए, यज्ञ से जुड़े हुए कार्य करते थे। क्षत्रियों का कार्य लड़ना था और बाकी के जितने भी ये 4 वर्ण या 3 वर्ण थे क्षत्रियों को छोड़ करके, क्षत्रियों का जो मेन काम था वो क्या था, इन तीनों वर्णों की क्या करना, रक्षा करना, सुरक्षा करना, इनको प्रोटेक्ट करना, किसी भी राजा की तरफ से युद्ध में लड़ना, ये क्षत्रियों का कार्य था। वैश्य जो थे वो व्यापार संबंधी कार्य किया करते थे और शूद्र जो है इनका जनरली यहाँ पर ये काम बताया गया था, जो बाकी के इनके अलावा 3 वर्ण हैं उनकी ये सेवा करेंगे, सर्विस करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी स्थिति थोड़ी सी खराब होती है क्योंकि ये सबसे निम्न वर्ण माना जाता था समाज का। और धीरे धीरे जैसे आप बढ़ते हैं और आगे की तरफ, जब आप बुद्ध काल में जाते हैं, बौद्ध धर्म के समय में, जैन धर्म के समय में जाते हैं, तो ये वर्ण जो है ये ज़्यादा इनकी दयनीय दशा होती है। और जैसे जैसे अगर हम पढ़ेंगे उस धार्मिक पुनर्जागरण वाले काल के विषय में तो आप ये महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय होने का जो कारण था वो जनरली यही था क्योंकि समाज जो हमारा था यहाँ पर उसमें बहुत सारी गलत चीज़ें पैदा हो चुकी थी। जो वर्ण थे आपस में इनमें वैमनस्यता की भावना पनप चुकी थी और शूद्रों की दशा यानी जो समाज के निम्न वर्ण थे इन पर जो है अत्याचारों की जैसी स्थिति आ गई थी क्योंकि यहाँ पर एक विशेष वर्ण का जो है वर्चस्व जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके जब आप देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे धर्मों का जो उदय होता है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक रीज़न था। ठीक है,
अब यहाँ से 4 आश्रमों के बारे में भी इसमें बताया गया है, 4 आश्रम, ठीक है। और 4 आश्रमों के बारे में किस उपनिषद में सबसे पहले बात कही गई है, तो ये जाबालू उपनिषद है। जाबालू उपनिषद में सबसे पहले 4 आश्रमों के बारे में बताया गया। वो 4 आश्रम कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनके ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया था, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, अथर्ववेद में। आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में, जो आर्यों की आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार था, मुख्य बेस था, वो क्या था? एग्रीकल्चर और पशुपालन। कृषि और पशुपालन पर इनकी जो पूरी आर्थिक व्यवस्था थी वो टिकी हुई थी। और कृषि में भी अगर देखें तो जो प्रमुख फसलें थी, तो 2 प्रमुख फसलों का नाम हमको यहाँ पर पता चलता है, जौ और धान। ये प्रमुख रूप से यहाँ पर उगाए जाते थे। लोहे के प्रयोग की जानकारी आपको उत्तर वैदिक काल में दिखती है। जब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ना लोहे के कोई भी अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं। वैदिक संस्कृति में भी देखते हैं तो वैदिक संस्कृति का जो पहला पार्ट है ऋग्वैदिक काल, वहाँ तक भी आपको लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर लोहे के प्रमाण आपको मिलने लग जाते हैं। और लोहे का आविष्कार से कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जब लोहे का आविष्कार हुआ तो उससे बहुत सारे उपकरण बने, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का निर्माण किया गया, जिससे कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति यहाँ पर देखने को मिलती है और कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए, कर व्यवस्था जो प्रचलित थी, आपने देखी थी इससे पिछले समय में ऋग्वैदिक काल में जो कर व्यवस्था थी, वहाँ पर जो कर लिया जाता था, तो जो प्रजा होती थी वो राजा को अपनी स्वेच्छा से कर देती थी। समझने वाली बात है, प्रजा जो राजा को कर देती थी वो उसकी अपनी पर्सनल इच्छा होती थी कि वो राजा को कर देना चाहे तो दे सकती है, न देना चाहे तो नहीं दे सकती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो कर व्यवस्था या राजस्व संबंधी चीज़ों में थोड़ा सा परिवर्तन होते हैं। कर व्यवस्था को पूरी तरीके से स्थायी या स्टेबल कर दिया जाता है। तो कर व्यवस्था जो स्थायी होती है, जैसे बलि जो कर था, आपने देखा था ऋग्वैदिक काल में, ये ऐसा कर था जिसको प्रजा के द्वारा राजा को दिया जाता था, स्वैच्छिक कर के रूप में इसको माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते ही ये जो बलि कर है ये पूर्णतः कैसा कर दिया जाता है? स्थायी कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे की चीज़ों की तरफ हम बढ़ेंगे। जैसे कि हम यहाँ वेदों के बारे में बात कर रहे थे, तो 1 बाई 1 सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, तो मैंने ऋग्वेद के बारे में पर्सनली बात नहीं की थी। मैंने आपसे ये कहा था जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो चारों वेदों के बारे में जो जो प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वहाँ से बनते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उत्तर वैदिक काल के समय में चारों वेदों को एक साथ पढ़ेंगे। तो एक तरह से उसको हम कहते हैं वैदिक साहित्य, ठीक है, क्योंकि ये वैदिक काल में लिखा हुआ लिटरेचर है। इसके बारे में अब हम इसके बारे में अगली स्लाइड जब हम पढ़ेंगे तो चारों वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तब तक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। वैदिक संस्कृति के इस कालखंड से एक दिवसीय परीक्षाओं में, विशेष रूप से मैं बात कर रहा हूँ एक दिवसीय परीक्षाओं की, एक दिवसीय परीक्षाओं में जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस पोर्शन से पूछे जाते हैं जो इसका लिटरेचर है। वैदिक साहित्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जितने भी वनडे एग्जाम हैं उसमें सर्वाधिक प्रश्न यहीं से उठते हैं। वो किस तरीके से उठते हैं उन चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर हम चारों वेदों को 1 बाई 1 देखेंगे, उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको समझेंगे। सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न ऋग्वेद से यही आ सकता है कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। किस भाषा में लिखा गया है, तो इसकी प्राकृत भाषा है या प्राक इसको कहीं कहीं कहा जाता है। मंडलों की संख्या ऋग्वेद में 10 है। सूक्त कितने हैं इसमें? 1028। सूक्त का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो सूक्त का मतलब है सुधन उक्त। सु माने अच्छा, उक्त माने कही गई बात, अच्छी कोई बात कही गई है या कोई अच्छी उक्ति है, ठीक है, सूक्ति जिसको हम बोलते हैं। तो उसी तरीके से सूक्त को आप समझ सकते हैं। 1028 इसमें सूक्त हैं। मंत्रों की संख्या इसमें 10,458 है। मंत्रों को कहीं कहीं पर ऋचाएँ भी कहा जाता है, तो कहीं पर अगर ऋचाएँ आ जाती हैं तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मंत्र या ऋचा एक ही बात है। ऋचाओं या मंत्रों की संख्या ऋग्वेद में 10,458 है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं? जैसे आपने देखा ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो कौन सा मंडल किस चीज़ से रिलेटेड है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। पहला मंडल जो है ऋग्वेद का, ये किसको समर्पित है? अंगिरा ऋषि को समर्पित है, ठीक है। 8वें मंडल की अगर हम बात करें तो ये कण्व ऋषि को समर्पित है। और एक प्रश्न कई बार पूछा गया है इस कह सकते हैं पार्टिकुलर पॉइंट से
कि ऋग्वेद के कौन से मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल माने जाते हैं, तो 2वां और 9वां, ठीक है, 2 और 9वां मंडल जो है वो ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम मंडल माना जाता है। और सबसे नवीन या जिसको हम सबसे अंतिम मंडल कह सकते हैं वो 10वां मंडल है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में इसके बारे में बताया गया है, तो तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा की गई है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, सविता को समर्पित है। ठीक है, कौन सा मंडल सोम देवता के बारे में बताता है, 9वां मंडल ऋग्वेद का, वो 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का वो सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, सामवेद के बारे में देखते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी जानकारी है, लेकिन आप वनडे एग्जाम की तरह पढ़ रहे हैं तो उसी दृष्टि से मैं उसी तरीके से सिलेक्टेड चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और सिलेक्टेड के साथ में ये भी आप देख रहे होंगे कि मैं बिल्कुल सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। जनरली आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से बाहर प्रश्न आपका इस पार्टिकुलर टॉपिक से नहीं जाएगा। सामवेद जो है, सामवेद को हम भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि जो इंडियन म्यूज़िक है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, उसका सबसे प्राचीनतम ग्रंथ अगर कोई है तो वो सामवेद है। सामवेद में क्योंकि हम इसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये संगीत से जुड़ा हुआ सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 7 स्वरों का भी उल्लेख है, जिन 7 स्वरों के बारे में हम पढ़ते हैं, सा रे गा मा प ध नी, ये 7 स्वरों का उल्लेख भी आपके सामवेद में किया गया है। मौलिक सूक्तों की संख्या इसकी 75 है। मौलिक सूक्तों से आप क्या समझते हैं, जो इसके अपने सूक्त हैं, इसके जो अपने सूक्त हैं उनकी संख्या 75 है। वैसे ही सामवेद में सूक्तों की संख्या 75 से ज़्यादा है, लेकिन वो मौलिक सूक्त नहीं है, वो ऋग्वेद से सामवेद में लिए गए हैं। लेकिन सामवेद के जो अपने सूक्त हैं वो 75 हैं, बाकी जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसलिए इस सामवेद को हम ऋग्वेद का अभिन्न अंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे सूक्त ऋग्वेद से ग्रहित किए गए हैं। ठीक है, 7 स्वरों के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। सामवेद ही जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 7 स्वरों के बारे में ही इसी में बताया गया है। यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं। यजुर्वेद में बेसिकली क्या बताया गया है, यज्ञ से जुड़े हुए जो विधि विधान होते हैं, यज्ञ से जुड़े हुए जो अनुष्ठान करने की जो प्रक्रियाएँ होती हैं उनके बारे में यजुर्वेद में बताया गया है। और ये एक ऐसा वेद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिखेंगे, ये ऐसा वेद है यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। गद्य और पद्य, ठीक है, दोनों शैलियों में लिखा गया है। और गद्य पद्य मिलाकर के जो शैली बनती है इसको चंपू शैली कहा जाता है। तो जनरली आप याद रखेंगे कि जो अपना यजुर्वेद है ये किस शैली में लिखा गया है, तो इसका एक नाम आप चंपू शैली भी याद रखें। कुल मंत्रों की संख्या इसमें 19 है। यजुर्वेद की 2 शाखाएँ हैं, जिनमें से एक को कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी को कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को भी एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसको वाजसनेय संहिता कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और शुक्ल यजुर्वेद को हम क्या कहते हैं, वाजसनेय संहिता कहते हैं। ठीक है, अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्वा ऋषि के द्वारा इसकी रचना करी गई थी, तो इन्हीं के नाम पर इसको अथर्ववेद नाम दे दिया गया। इसमें बेसिकली किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, जो वशीकरण की प्रक्रियाएं होती हैं। जनरली इसको अगर वैदिक कल्चर के हिसाब से देखें तो इन कामों को, जिन कामों के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है, तो इन कार्यों को अनार्य काम कहते हैं। क्या कहते हैं, अनार्य काम। ये थोड़ी सी और डीप बात हो गई। अनार्य काम इनको कहा जाता है वैदिक संस्कृति की लैंग्वेज में। तो ये सारे अनार्य काम मतलब वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत से जुड़ी हुई जो बातें हैं, औषधि विज्ञान, यानी ये अथर्ववेद जो है वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत के अलावा इनमें औषधियों के बारे में भी, जो प्राचीन काल में जो औषधियों का निर्माण किया जाता था बीमारियों को सही करने के लिए, बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर के, या अलग अलग जो भी जड़ी बूटियाँ होती थी उनसे किस किस बीमारी का दूर किया जा सकता है, पार्टिकुलर किस रोग को यहाँ से बिल्कुल डायग्नोज किया जा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, अथर्ववेद से मिलती है। सूत्र इसमें कितने हैं, 731, और मंत्रों की संख्या है इसमें 6000। अब ये जो टेबल आपको दिख रही है, इस टेबल को आप देख पा रहे होंगे, ये टेबल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप मॉक लगाते होंगे या आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे, तो उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो चारों वेद हैं इनके पुरोहितों के बारे में जनरली यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पुरोहित का अर्थ आप ये समझ लीजिए, जैसे हम किसी भी वेद की बात करें, चाहे ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद की, किसी भी वेद के बारे में बात करें, उस वेद के पार्टिकुलर पुरोहित का क्या अर्थ है कि जो भी इसके मंत्र या ऋचाएँ होती थी उनको बोलने वाला या उनके उच्चारण करने वाले को जो नाम दिया जाता था उसको पुरोहित कहते थे। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था उसको क्या कहा जाता था? होत्र या होता। पुरोहित का जनरली मीनिंग जो मैं है आपको बता चुका हूँ। पुरोहित का अर्थ ये है कि जैसे ऋग्वेद के पुरोहित के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऋग्वेद का पुरोहित है होत्र या होता, इनको कई कई जगह पर कहा गया है। तो ऋग्वेद का जो पुरोहित है होत्र, होत्र जनरली क्या काम करता था? ऋग्वेद के जो भी मंत्र होते थे, ऋचा होती थी, उनके उच्चारण का कार्य करता था, उनको बोलने का कार्य करता था। तो इसी तरीके से यजुर्वेद का जो पुरोहित होता था वो अध्वर्यु होता था, सामवेद का जो पुरोहित होता था उसको उद्गाता कहते थे, और अथर्ववेद का जो पुरोहित होता था उसको ब्रह्मा कहते थे। हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण मतलब किसी आदमी को मत समझना यहाँ पे कि ब्राह्मण कोई व्यक्ति है, ग्रंथों को नाम दिया गया। जैसे हमने पढ़ा वेद हो गए हमारे, वेद के बाद में क्या हो गया आगे, अब बहुत सारी चीज़ें जाएंगे तो उपवेद भी हैं, उपनिषद भी हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, आर्यणक ग्रंथ भी हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स में ये बटे हुए हैं। तो हर एक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करते थे। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय और कौशितकी याद रखेंगे। यजुर्वेद के पार्टिकुलर ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो आपके तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। सामवेद के जो ब्राह्मण हैं आपके पंचविश और जैमिनी, और अथर्ववेद के जो ब्राह्मण हैं वो है गोपद ब्राह्मण। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। अब वन लाइनर फैक्ट्स या हम कह सकते हैं इस पूरे टॉपिक से जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल, इस उत्तर वैदिक काल के जो की पॉइंट हैं और जहाँ से और ज़्यादा प्रश्न आ सकते हैं, या जहाँ से संभवतः हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, संभावना है, उन चीज़ों को अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इस वीडियो की लास्ट स्लाइड है और इस पर हम कुछ ऐसे की पॉइंट्स को देखेंगे जिनसे पिछले सालों के कुछ पेपर्स को अगर आप देखें, एग्ज़ाम्स को देखें, तो यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो आरण्यकों के बारे में बात कर रहे हैं। आरण्यक क्या थे, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। वैसे आरण्यकों की संख्या जो है वो 7 है। आरण्यक दरअसल ये होते क्या थे? आरण्यक ऐसी पुस्तकें थीं, इनको वन पुस्तक भी कहा जाता है। वन पुस्तक इनको क्यों कहा जाता है कि जनरली इनको जो लिखा गया था ये वनों या जंगलों में लिखा गया था। ठीक है, जो भी ऋषि मुनि होते थे या जो भी ज्ञानी व्यक्ति होते थे उस समय के, वो जंगलों में जाकर के अध्ययन करते थे और अपने अनुभवों और अपने परीक्षणों के आधार पर इन पुस्तकों की रचना करते थे। ये पुस्तकें जनरली कहाँ पे इनकी रचना हुई है? वनों या जंगलों में हुई है, इसीलिए इनको आरण्यक कहा जाता है। ठीक है, आरण्यकों की वर्तमान में संख्या, वैसे इनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है लेकिन वर्तमान में जो उपलब्ध हैं वो 7 हैं। ठीक है, अब उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषदों की संख्या है हमारी 108। थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी इनके बारे में भी जानिए। उपनिषद का मतलब क्या है? उपनिषद का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब है समीप बैठना, यानी ऐसा ज्ञान जो समीप बैठ कर के ग्रहण किया गया हो। उपनिषद यानी जब शिष्य होता था उस टाइम पे, जो शिष्य हुआ करते थे वो अपने गुरु के पास बैठ कर के उनसे ज्ञान ग्रहण करते थे। उस ज्ञान को जब एक जगह पर कलेक्ट किया गया तो उनसे उपनिषदों का निर्माण हुआ। उपनिषदों की संख्या के संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है। 108 इनकी संख्या है। और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत इनको क्यों कहा जाता है कि जैसे इनको कह सकते हैं ये वेदों के अंतिम भाग के रूप में है। अंतिम भाग के रूप में कैसे कि अगर वेदों को, जो वेदों की भाषा है, वेदों के बारे में ये कहा जाता है इनकी रचना देवताओं ने की थी, ऐसा हम सुनते हैं। तो इनकी भाषा जो है थोड़ी सी क्लिष्ट हो सकती है, इनकी लैंग्वेज जो थोड़ी है वो हार्ड हो सकती है, इनको समझना आसान हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, सॉरी। तो उपनिषद या जिनको वेदांत कहा जाता है, इनकी रचना की गई थी वेदों को समझने के लिए। जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, किसी अध्याय के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसकी एक समरी निकालते हैं। ठीक है, उस पूरे चैप्टर का एक निचोड़ निकालते हैं, उनको वेदांत कहा जाता है। तो ये वेदों के अंतिम भाग हैं, इनको वेदांत भी कहा जाता है। अब कुछ जनरल से क्वेश्चन हैं यहाँ पर, जैसे यम और नचिकेता की कहानी आपने सुनी होगी। अगर आपने कभी कभी देखा होता है, जैसे पुरानी जो बुक्स आती थी, माध्यमिक कह सकते हैं, जो अपना यूपी बेसिक एजुकेशन है उसकी जो बुक्स आती थी पुरानी वाली, उसमें यम और नचिकेता की एक संवाद दिया गया है, उसकी एक कहानी के बारे में बताया गया है। तो यम और नचिकेता का जो संवाद है
वो किस उपनिषद में दिया गया है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब नचिकेता और यम की कहानी तो मैं आपको पूरी नहीं बता सकता, पर इतना बता सकता हूँ, इसका मतलब ये था नचिकेता के पिता की मृत्यु हुई थी। मुझे भी ज़्यादा इसके बारे में थोड़ा सा पता नहीं। नचिकेता के पिता की मृत्यु हुई थी, तो यो यम है मृत्यु का देवता, जिसको हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार माना जाता है। तो मृत्यु के देवता जो है इनके पिता की आत्मा को ले गए थे, यानी इनके पिता की डेथ हो गई थी और इनकी आत्मा जो है वो यम के पास थी। तो वो अपने पिता को वापस लेने के लिए यम के पास तक चले गए, यम के द्वार तक चले गए। तो वहाँ पर हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यम और नचिकेता के बीच में जो डिस्कशन हुआ था, कन्वर्सेशन हुआ था, या इनका जो संवाद हुआ था, उसके बारे में किस उपनिषद के बारे में बताया गया, ये इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यम और नचिकेता का जो संवाद है वो कठोपनिषद में जो है बताया गया है, कठोपनिषद। ठीक है, आप याद रखेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा उपनिषद जो है, सबसे बड़ा उपनिषद का नाम अगर आपसे पूछता है तो इसका नाम आप याद रखेंगे बृहदारण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा जो उपनिषद है इसका नाम है मांडूक्य। ठीक है, मांडूक्य उपनिषद ये सबसे छोटा उपनिषद है। इसमें केवल 12 वाक्य हैं। ठीक है, इस पूरे उपनिषद में केवल 12 वाक्य हैं, तो ये सबसे छोटे उपनिषद की कैटेगरी में आता है। सत्यमेव जयते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस उपनिषद में इस सत्यमेव जयते ये जो लाइन है इसको अब जनरली हमारे यहाँ यूज किया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो सत्यमेव जयते के बारे में सबसे पहले ये जो लाइन थी ये किस उपनिषद से ली गई है, तो ये मुंडक उपनिषद से ली गई है, आप याद रखेंगे। ठीक, मुंडक उपनिषद आप याद रखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा देवकी पुत्र श्री कृष्ण के बारे में सबसे पहले उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो उस उपनिषद का नाम है आपका छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद। देखिए अपने पास जो है थोड़ी सोर्सेस कम हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको क्वालिटी में थोड़ी सी मैं कंटेंट की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो की क्वालिटी की बात करूँ तो वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, लेकिन कंटेंट के साथ आप बिल्कुल भी ये फील नहीं करेंगे कि कोई चीज़ हमको ये बता रहा है। ये आपको बड़े से बड़े पेड कोर्स में नहीं मिलेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं आपको उसका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाभ उठाएं उसका, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए आगे चल करके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप यहाँ से नोट्स भी बनाते हैं ना, और ये सारी क्लासेस जो मैं आपको कराने वाला हूँ इनको अगर बेहतर तरीके से आप पढ़ लेंगे और पढ़ करके इनके जैसे नोट्स बनाएंगे, फिर उनको रिवाइज़ करेंगे, तो आगे जाके जब ये पूरा सिलेबस ख़त्म होगा तो आपको ये फील होगा कि हमने कह सकते हैं बिना किसी कोई चार्ज दिए, बिना कोई पेड कोर्स लिए एक बहुत अच्छे नोट्स हमने तैयार किए, ये आप फील करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का लाभ उठाएं सबसे ज़्यादा। और जैसे सोर्सेज की बात मैं कर रहा था तो उसको ऐसे बिल्कुल भी न सोचिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे पास सोर्सेज कम हैं तो मैं इसका कुछ रोना रो रहा हूँ। वो इसलिए कि मैं जैसे अब प्रेजेंटली भी इस वीडियो को बना रहा हूँ तो आप सोच नहीं सकते हैं मैं कितने बजे इसको काम को कर रहा हूँ, क्योंकि दिन भर मुझे जॉब करनी होती है, उसके बाद में रात में ही टाइम मिल पाता है, फिर नोट्स बनाना, उसके बाद में बोर्ड पर लिखना स्लाइड के रूप में, फिर उसको मिटाना, वीडियो पॉज करना, फिर दोबारा लिखना। इसका मतलब है कि टाइम बचाने के लिए अगर मैं डायरेक्टली इस पर लिखता चलूँगा, डायरेक्टली अगर मैं इस पर लिखूँगा तो ये वीडियो जो है जो कम टाइम में इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी, फिर उसको मोबाइल से अपलोड करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और काम मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे कुछ अदर वे में या किसी दूसरे वे में इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है, बस मुझे अच्छा लगता है। और हालांकि मैं भी बैठ सकता था घर पे, लेकिन ये मेरा पर्सनल इसको प्रोफेशन, हॉबी या ऐसा कुछ मान सकते हैं आप कि जिससे मुझे खुशी मिलती है, वो काम मैं कर रहा हूँ। बाकी इसका कोई और अदर रीज़न नहीं है। ठीक है, वो आप जैसे जैसे अगर आप नए हैं और मुझसे जुड़े हैं और आगे चल करके जैसे जैसे चीज़ें आगे होती जाएंगी तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे, अभी नहीं आपको ये फील होगा। देवकी पुत्र श्री कृष्ण का उल्लेख जो है वो छांदोग्य उपनिषद में है। पुराणों की संख्या के बारे में भी पूछा जा सकता है, पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। और पुराणों की रचना के बारे में अगर आपसे पूछे कि पुराणों की रचना किसने की थी, तो पुराणों की रचना लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने की थी। लोमहर्ष ऋषि थे एक, और उग्रश्रवा जो है इनके कौन थे? पुत्र थे। ठीक है, लोमहर्ष ऋषि और इनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा जो है पुराणों की रचना की गई थी। पुराणों की संख्या 18 है, आप इनका नंबर याद रखेंगे। सबसे प्राचीनतम और सबसे प्रमाणिक पुराण जो है, ठीक है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो मत्स्य पुराण को जो है सबसे पुराना प्रमाण और प्रामाणिक सर्टिफाइड इसको पुराण की कैटेगरी में रखा जाता है। अब कुछ राजवंश हैं
अलग अलग पुराणों से अलग अलग राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। तो जैसे सातवाहन वंश हो गया, आपका शुंग वंश हो गया, इसकी जानकारी किस पुराण से प्राप्त होती है? तो ये जानकारी भी मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है। इसके अलावा जैसे आप देखते हैं भरत एवं मौर्य वंश, राजा भरत के बारे में जैसे एक ये माना जाता है, ये भी एक धारणा है कि जो भारत का नाम पड़ा था वो भरत के नाम पर पड़ा था। तो भरत एवं मौर्य वंश के पूरे इस कार्यकाल की जानकारी जो प्राप्त होती है ये विष्णु पुराण से प्राप्त होती है, याद रखेंगे, ठीक है। विष्णु पुराण से ये जो है प्राप्त होती है। इसके अलावा गुप्त वंश की जानकारी जो है हमको प्राप्त होती है वो वायु पुराण से प्राप्त होती है, ठीक है। गुप्त वंश की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? वायु पुराण से मिलती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उधर छूट गया था तो मैंने इसको लास्ट में डाला है यहाँ पर। जैसे आप 4 वेदों के बारे में पढ़ रहे थे तो यहाँ पर 3 वेदों के नाम लिखे हैं, देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को तीनों को मिलाकर के संयुक्त रूप से इनको क्या कहा जाता है? ठीक है, संयुक्त रूप से इनको वेद त्रयी कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को संयुक्त रूप से हम क्या नाम देते हैं? वेद त्रयी नाम देते हैं। तो सर ये हो गया आज का क्लास, और इसी क्लास के साथ में जो आपका चैप्टर था वैदिक संस्कृति या वैदिक कल्चर, जिसको हम पढ़ रहे थे 2 पार्ट में डिवाइड करके जिसको हमने पढ़ा था, वो आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और हमेशा की तरह जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसकी नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपका फीडबैक मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है। आपका जो भी फीडबैक रहती है, आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ से, तो आप कम से कम मुझे इतना दे करके जाइए। यही चीज़ मैंने हमेशा से मांगी है। मेरे चैनल पर 200 से ज़्यादा वीडियो हैं, और इन 200 से ज़्यादा वीडियो में मैंने कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा, कभी लाइक या शेयर करने के लिए कहा, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कोई भी व्यक्ति चिल्लाने से सब्सक्राइब नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना? मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं। मैं आपसे चिल्लाता रहूँगा या पूरी वीडियो में आपको डिस्टर्बेंस करता रहूँगा, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कम से कम 50 बार मैं आपसे सब्सक्राइब नहीं होगा। चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है, जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है, जब आपका कंटेंट अच्छा होता है, जब आपका जो डिलीवर करने का तरीका है, चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका है, वो अच्छा होता है, तो लोग आपसे जुड़ते हैं, ठीक है। छोटा सा चैनल है मेरा, लेकिन एक दिन ये बड़ा ज़रूर होगा। इसको मैं बड़ा करने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ, और आगे भी इसी तरीके से प्रयास करता रहूँगा। 3 महीने या 4 महीनों में जो 5-6 हज़ार लोग मुझसे जुड़े हैं, वो सब अपने आप जुड़े हैं, और एक कनेक्शन जो हम और आप लोगों के बीच में बना है, ये सभी विश्वास के ऊपर डिपेंड है। हम आपका और हमारा जो है कि भरोसा डेवलप हुआ है, एक कह सकते हैं यहाँ से एक विश्वास डेवलप हुआ है, उसी के दम पर ये काम यहाँ से हो रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि जैसे ही आप कोई कमेंट करते हैं, तो कमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट डजेंट मैटर कि आप पॉजिटिव कमेंट करें कि नेगेटिव करें। देखिए, पॉजिटिव करते हैं तो काम करने की ऊर्जा, ठीक है, हर चीज़ से मोटिवेशन लीजिए। अगर आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो आपके पॉजिटिव कमेंट से मुझे काम करने की एक जिम्मेदारी फील होती है कि अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस चीज़ को आपको और अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी आपके सिलेबस को कंप्लीट करा सकूं। नेगेटिव कमेंट अगर आपका आता है, देन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर मुझे अपनी कमियों के बारे में पता चलता है, तो मैं उनको क्या कर सकता हूँ, सुधार सकता हूँ। आज इस वीडियो में क्या कमी रही, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आपके दोनों तरीके की जो फीडबैक हैं, दोनों तरीके की जो रिस्पॉन्स है, वो हर चीज़ से पहले प्रायर है, और वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप इतना अपना जो बहुमूल्य समय है, कीमती समय है, उसमें से कुछ सेकंड निकाल करके जो भी आपको अच्छा लगा, इस वीडियो में आपको क्या अच्छा नहीं लगा, या किस तरीके से में और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इसके बारे में ज़रूर अपने विचार रखें। बाकी क्लासेस चलती रहेंगी, जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा आपका जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। इसी चीज़ों के साथ में आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।